Today, enthalpy of reaction. एक रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होता है ना? एक रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली में होना यही चाहिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच कहते हैं। देखो, एक रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस करना होता है? एक रिएक्टेंट होता है और इधर में ऐसे लिख के प्रोडक्ट लिखते हैं, है ना? साथ में कुछ एनर्जी इवॉल्व हो जाए तो यहाँ पे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ जूल, है ना, किलो जूल या जूल पर मोल ऐसे कुछ लिखा जाता है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये वाला, इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, देखो, रिएक्टेंट इधर गया प्रोडक्ट और इधर में माइनस क्यू किलो जूल पर मोल। माइनस क्यू मतलब समझे? कुछ मैथ्स वाला लगा दो, उधर माइनस लिखा हुआ है तो इधर आगे क्या हो जाएगा वो, है ना? तो इसी को इंटर्न और कहेंगे रिएक्टेंट प्लस क्यू किलो जूल पर मोल, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे आया, इसकी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है? अब बताओ, इसमें एक्सोथर्मिक कौन है, एंडोथर्मिक कौन है? फिर हम बताएंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है। ये वाला एक्सोथर्मिक, ये वाला एक्सोथर्मिक, और ये वाला एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कहने का मतलब है एनर्जी लग गया, एक्सोथर्मिक कहने का मतलब है एनर्जी रिलीज हुआ। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया, साथ में क्यू किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या किया, इसमें रिलीज किया, ऐसे ही सेंस बन रहा है। और इसमें क्या हुआ कि रिएक्टेंट को क्यू किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दिए, तब जाके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसे केस में इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हम लोग निगेटिव लेते हैं और रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यदि केस ऐसा होता है तो इसको डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव बोलते हैं और रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ गया? साइन कन्वेंशन में उधर प्लस था, डेल्टा एच क्या लेना है, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव में कहीं एनर्जी लिखा रहेगा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच कहीं पे, हाँ, ये तुम लोग बचपन में लिखा रहता था किताब में 9th-10th में। अब इसी को डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव करके एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझना है। अब यही वैल्यू, मतलब जो क्यू किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, वो कैलकुलेट कैसे होगा, और हम लोग करके भी देखेंगे, है ना? रिएक्शन लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझेंगे इस टॉपिक में। लिखिए, लिखने में देरी क्यों?
उसका सीट जो पहला है ना, उसमें शुरुआते का 2 क्वेश्चन का आंसर गलत है ना, पहला और दूसरा का, चूंकि आपको आता है, बाकी सबका नहीं है। वही 2 क्वेश्चन जो पहला सीट में है सही कर लीजिए। लिख दिए? इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, calculated from enthalpy of formation of reactants and products। है ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकलता कैसे है? तो कैलकुलेटेड फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया रहता है, उससे इंथैल्पी चेंज निकलता है। ठीक है, कैसे निकलेगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आइए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको लिखेंगे डेल्टा एच एफ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी को इंथैल्पी चेंज ही समझना है हर बार। क्योंकि आप लोग जाने हैं कि इंथैल्पी तो डायरेक्टली कैलकुलेट ही नहीं होता है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है ना। तो डेल्टा एच एफ क्या होता है? अब देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला देंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा CO2। अब ये CO2 को बनने में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये डेटा आपके क्वेश्चंस में रहता है कि CO2 बना तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुआ। अब हाँ, अब ऐसे देखिए, कार्बन है और 4 गो हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है H2, तो क्या बन जाएगा इससे? CH4। यहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा HF, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released और एब्जॉर्ब, ये कभी रिलीज्ड भी होगा और कंपाउंड देख के कभी एब्जॉर्ब भी होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ
when 1 mole of chemical substance formed from their constituent पार्टिकल, पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। The amount of energy released or absorbed when 1 mole of chemical substance formed from their constituent particle known as enthalpy of formation। और साथ साथ में एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होता है। बहुत आसान है यार, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब लिखना है। कब? व्हेन 1 मोल, 1 मोल सबस्टांस, चूंकि यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, 1 मोल केमिकल सबस्टांस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखो यहाँ कार्बन एटॉमिक फॉर्म में है तो कार्बन को एटॉमिक फॉर्म में ही लिखना है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही होता है, तो पार्टिकल मतलब एटम या मॉलिक्यूल, नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एक शब्द और इसमें जुड़ रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल होता है डेल्टा एच एफ। तो देख ही रहा है, एक ऊपर में शून्य लगा देना है, नॉट, है ना। इस सिंबल को हम कहेंगे, बोलिए आप लोग एक बार, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। खाली एच एफ लिखा रहेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और नॉट लगा दिए। हाँ, दोनों में अंतर क्या है? इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड एट एचटीपी यानी टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम, ठीक है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे सब चीज फॉर्म करता है, तो वो वाली एनर्जी नहीं। एनर्जी उस समय का जब टेम्परेचर कितना रहे, 298 केल्विन, और प्रेशर हो 1 एटीएम, और सारे सबस्टेंस अपने स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, सारे सबस्टेंस जिससे कि मॉलिक्यूल बना है, कैसे? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे कार्बन सॉलिड होता है तो ये सॉलिड ही रहेगा। हाइड्रोजन कैसा होता है? गैस होता है। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, दूसरा गैस होता है, तो गैस। अब ये ना कि हाइड्रोजन को लिक्विड बना के रिएक्शन करा रहे हैं, तो लिक्विड बनाने में अलग एनर्जी लग जाएगा ना, तो हमें निकालना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका, समझ रहे हैं। तो तीन बात स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डिसिप्लिन के लिए है कि आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब निकालेंगे 298 केल्विन पे, इफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन calculated at STP temperature 298 Kelvin, pressure 1 atm, atm या 1 bar, and all the constituent particle
present in a standard state of existence known as a standard enthalpy of formation. है ना? If enthalpy of formation calculated at STP, temperature 298 Kelvin, pressure 1 atm, and all the constituent particle present in a standard state of existence, then it known as a standard enthalpy of formation. यानी डेल्टा एच पे नॉट लगाने के लिए टेम्परेचर चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर चाहिए 1 atm, है ना? और सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में। मतलब जो लिक्विड है वही स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, फिजिकल स्टेट को ही कहा जाता है। तो अब हम लोग जनरली स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ही काम करेंगे, है ना? क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन 1 atm प्रेशर पे ही एनर्जी कैलकुलेशन है। लिख दिए? लिख दिए? हो गया? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है? अब देखो ऐसे लिखते हैं, हमें बनाना है C2H5OH। देखो बनाना भी सिखा देते हैं। क्या बनाना है? C2H5OH। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं होता है। C2H5OH को उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना देना है। तो C2H5OH में कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। कितना कितना है? तो 2 गो कार्बन आइटम है, 5 एक 6 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है? कहाँ फोटो, ये पूरे को 2 से गुना कर देंगे, है ना? कार्बन भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में, अब कार्बन का एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस डायमंड भी है, तो डायमंड लगा के थोड़े ना रिएक्शन कराएं, है ना? तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, एकदम मैथमेटिकली। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी होगा उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन x किलो जूल पर मोल, है ना? यूनिट होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का या चाहे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का किलो जूल पर मोल। अब बताओ C2H6 बनाना है, क्या करेंगे आप? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाना है, बना दीजिए। इसमें कोई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं लगता है, सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना रहता है। बनाइए ना जी। बोले सर कार्बन लिखेंगे और क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे। 2 गो कार्बन होगा, 3 गो हाइड्रोजन होगा, बन गया C2H6। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे हम? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाई किलो जूल पर मोल। एग्जाम्पल करके नीचे लिख दीजिए।
लिख दिए, लिख दिए। एंथैल्पी ऑफ, इसको कह देंगे फॉर्मेशन। एक धातु और बनाइए, HCl बनाइए, H2O बनाइए, मैथमेटिकल बनाना रहता है। यहाँ पे कोई ऊपर से नहीं आता है कि फलना में फलना रिएक्ट डालेंगे तब जाके हीट करेंगे तब जाके ये बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस रिएक्शन का प्रोडक्ट देख रिएक्टेंट खुद क्या करेंगे। एनर्जी नहीं आता यार। H2 प्लस Cl2 तो हाफ Cl2 हाफ H2। यदि H2Cl2 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2HCl। लेकिन यूनिट होता है पर मोल, यानी 1 मोल HCl बनने का, तो आधा आधा इधर ही गुना कर दिए। H2O कैसे बनाइएगा, H2 प्लस हाफ O2 बन गया H2, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में चाहिए। एक चीज का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेना है, और वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को बनाने में कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता नहीं है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या लेना है, 0 लिख दीजिएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो सीखना तो तुम ही लोग को है। अब ये ऐसे लिख रहे हैं हम, ये ऐसे डेल्टा HF नॉट O2, क्या पढ़िएगा इसको, इतना लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको आपको लेना क्या है, 0 लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन कोई बनाता नहीं है, ये इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट है। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेटा से हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। बड़े बड़े नेक्स्ट, अब कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा H नॉट रिएक्शन, देखो देखो देखो, अभी देखना, सिर्फ इसमें लैंग्वेज नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला है। इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, R के टू द पावर n लिखते हैं हम रिएक्शन, बराबर किसका सैमल है, समेशन ऑफ बोलते हैं इसको, जोड़ेंगे समेशन ऑफ स्टैंडर्ड, अभी का लिए लिखते हैं सिखाए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इससे आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
निकल जाएगा, है ना। हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे कि हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, वो जो प्लस क्यू माइनस क्यू लिखा रहता है वो कहाँ से आता है, तो बीच में आया कि भाई वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से आता है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। बस प्रोडक्ट का सारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जोड़ देंगे और उसमें से घटा देंगे सारे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। तो घट कर करके जो वैल्यू वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा। यही बात जो पॉजिटिव में आएगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन, और नेगेटिव में होगा तब एक्सोथर्मिक हो जाएगा। देखिए C4 प्लस O2 2O2, ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। बैलेंस तो कर ही देना है हर हाल में, 2H2O, O2 और O2 2O2 हो गया। तो 1 मोल मीथेन है, 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल CO2। थोड़ा देख लेना पहले। अब इसके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, CO2 का, प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, CH4 का, और 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका क्या लेना है हमें, 0। बाकी का डेटा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो कितना आसान न्यूमेरिकल हो गया ये, जब सब लिख ले है और ये हम जानते हैं, सीख गए, तो बस अब जोड़े गुणा करके घटाना ना है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का निकल जाएगा। यदि ये नेगेटिव आया, इफ इट इज इन नेगेटिव, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और यदि ये पॉजिटिव आया तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। लिख दिया।
क्लियर? एक बड़का डेटा रहता है इस क्वेश्चन में। लिखिए, अब देखिए इस पर सवाल कैसे बनाना है। अब ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। CH4 plus 2O2, CO2 plus 2H2 given enthalpy of formation at 298 Kelvin 1 atm of CH4 CO2 H2O are -7.48 kilojoule, 74.8 kilojoule per mole, -393.5 kilojoule per mole, and -286.2 kilojoule per mole respectively। ये क्वेश्चन है। सिखा दिए, चाहो तो आप बना भी सकते हो। क्या लग रहा है बन जाएगा आंसर? पूरा फॉर्मेट कर चुका है। सब हम ही को देख रहे हैं क्या? अरे बनाओ ना रे, यही इक्वेशन, यही फॉर्मूला लिख दिए। अब वैल्यू है तो पुट करेगा ना, जोड़ेगा कि ना जोड़ेगा? गजबे सब डंडा लेके पढ़ाना पड़ता है।
बस वो बनाएंगे तो नहीं है, नहीं। देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, बराबर क्या लिखा है, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, CO2 का, प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, H2O का, है ना। समेशन प्रोडक्ट का करना है, प्रोडक्ट में यही दोनों है, माइनस क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का, यानी रिएक्टेंट CH4 है, बात खत्म। ऑक्सीजन का तो बताया आपको कि क्या लेना होता है, 0। अब CH4 का या CO2 का, H2O का रिस्पेक्टिवली का मतलब CH4 का इतना दिया है, CO2 का इतना दिया है, और H2O का इतना दिया है, बराबर कितना आ जाएगा, -74.8 प्लस 2 इंटू -393.5 माइनस इंथैल्पी मीथेन का, CH4 का, CH4 का तो उल्टा लिख दिया यार, हाँ फ्लो में लिख दिए, CH4 का ही तो 74.8, CO2 का उसके बाद है -393.5 है, प्लस 2 इंटू वाटर का -286.2 है, किलो जूल में ही है सब, तो जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये वैल्यू रखना है। अब यदि आपको गुना जोड़ से माइनस प्लस आता है तो इसमें हम क्या ही सिखा देंगे बाबू, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 बच गया, 1 8 दूनी 16, 17 7 बच गया, 1 दूनी 4 1 5, है ना, 572.4, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 74.8, 5 4 9, 2 3 2 5 9 7 16, 6 बच गया, 1 5 3 8 1 9, माइनस प्लस 74.8, है ना। अब घटा दो, कितना आ रहा है, -891 किलो जूल पर मोल। यहाँ यदि 2 रहता 4 रहता तो उसको गुना कर रहे सिर्फ, और कहाँ कुछ है। अगला, चार्जशीट क्वेश्चंस पेपर में दिया गया है, चारों बना लीजिएगा, क्वेश्चन तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा, और यूट्यूब पे पिछले दिन उसको बनवाए भी हैं, हाँ, तो उससे यदि मदद ले लीजिए तो सारा बनने भी लगेगा, जो जो कुछ कुछ भारी है वो सब बनवाए हैं, तो आपको भी बनवाएंगे, लेकिन है उस पे, अरे 9 थर्मोडायनामिक्स करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, ये तो कल ही बता दिए थे, 6.12, हाँ। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 N2O and N2O4 R -110 -393 पॉइंट कुछ नहीं,
81 and 9.7 kilojule per mole respectively. Find the value of enthalpy of reaction for the reaction. अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोग भी नोट नहीं लिखेंगे। N2O4 प्लस 3CO, N2O प्लस 3CO2 बनाइए। क्या कुछ कलम चलेगा? एकदम सिंपल सिंपल बात है। ये सब का एनर्जी देखो लिख ले, तो तुमको घटाने के लिए ही तो कह रहा है भाई, और कुछ कह ही नहीं रहा है। क्या बनेगा? बना रहा है क्या? क्या आंसर? गुना के जोड़ करो जल्दी।
डायरेक्ट लिख दें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या लिखेंगे बताओ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नॉट नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे हम भी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? N2O का, प्लस 3 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? CO2 का, है ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? किसका? N2O4 का, प्लस 3 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? CO का। बस इतना ही तो करना है, ये नोट लिखने की आदत है। हो गया, बराबर N2O का, CO का, CO2 का, बस पिक एंड ड्रॉप करना है। N2O तीसरा नंबर पे कितना? 81, प्लस 3 गुना CO2 का, CO2 दूसरा नंबर पे माइनस 393, माइनस एंथैल्पी N2O4 का सबसे लास्ट में 9.7, प्लस 3 गुना CO का माइनस 110, है ना। इसको भी आगे पीछे आप नहीं लिखें, इतना सा डिसिप्लिन चाहिए। 81 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 बच गया 2, 3 तिया 9, 2 11, माइनस में माइनस 9.7 प्लस 330, माइनस 330, है ना, प्लस माइनस 330, है ना। तो 81 प्लस माइनस है, तो 81 में घटेगा 1179, कितना आएगा ये? 1098, माइनस 9.7 घटेगा 330 में, तो 330 में 10 घटेगा तो 320.3 बराबर 10.7 है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। घटेगा ना, प्लस माइनस लिखें, जानबूझ के खोल खोल के लिखें, और आपको भी लिखना सिखा रहे हैं, ऐसे ही लिखिएगा, एक स्टेप और लगेगा तो लग जाएगा, है ना। नहीं तो अचानक से गलती होगा और फिर चेक करिएगा तो आप लोग झूठे परेशान रहिए। तो घटाइए ना, घटा तो रहे ही थे, हाँ घटाइए, 7 हो गया, 9 में 2 गया तो 7 हो गया, कहाँ एक वो आगे पीछे तो नहीं हो गया, फिर 7 लिख देंगे, और 10 में 3 गया तो पूरा 7 है ही तो, हाँ, किलो जूल पर मोल, और आगे में क्या लगा देंगे? माइनस, मतलब एक्सोथर्मिक है ना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसी से पता चलता है, ऐसे कैलकुलेट होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब कि यदि हमें मॉलिक्यूल का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हुआ होगा, तो C+O2 CO2, अब वहां पर एनर्जी जो आया है वो कैलकुलेट करके लिखा है ना। इसका तो मशीनरी आपके पास में नहीं है कि हाउ दे कैलकुलेट, वो तो क्वेश्चंस देगा जैसे दिया हुआ है। आपको सिर्फ इतना सा काम दिया है कि आप एक रिएक्शन का एनर्जी कितना रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोले वैसे ही एक और क्वेश्चन ही काहे के लिए रहने दें, यहाँ पे हम एनसीईआरटी का एक एक करके सब हो ही गया। गिवन N2 प्लस 3H2, हम लोग इहो किताब तो ना खोलते हैं जी। NH3 समय मिलता है तुम लोग को जो 92.4 किलो जूल पर मोल। हाँ सर, समय ये कहाँ रहता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड enthalpy of
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। जल्दी से बता दो। 6.12 778 लिखा था, ठीक ही है। देखो तुम लोग सोच रहे हो क्या करें क्या करें, इसमें कुछ करने नहीं है। ये रिएक्शन NH3 का है, तो ये NH3 तो बनाया ही है ना जी N2 से और 3H2 से। तो ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। अमोनिया तो बना ही अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, नहीं बना है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो बोलेंगे सर इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से रिएक्शन बन रहा है। अब आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा समझदारी वाला बात, कई मोल बनाया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, तो डेफिनेशन में पर मोल लिखा था, तो ये 2 मोल बना दिया, तो 1 मोल बनाने का बटा 2, यही सवाल था। इन दिस केस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंड दैट इज इक्वल टू -92.4 बाई 2 बराबर -46.2 किलो जूल पर मोल। आंसर। दो मोल 1 मोल का ध्यान रखना है, कहने का मतलब। ठीक है, अब जैसे ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था, तो रिएक्शन का भी कुछ नाम होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा। जैसे रिएक्शन में कंबसन हो रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बजाय क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबसन। एक रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है एसिड बेस का, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बजाय इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक रिएक्शन में वेपोराइजेशन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक रिएक्शन में फ्यूजन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक रिएक्शन में सब्लिमेशन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक रिएक्शन में एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। एक रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं? तो जितना टाइप का रिएक्शन होगा सब में क्या लगाते जाना है, इंथैल्पी इंथैल्पी इंथैल्पी, है ना। और सबका कैलकुलेशन बस इसी मेथड से हो जाना है ना। ये जो मेथड्स बताए इस तरह से कैलकुलेट कर देना है ना। 1-2 आपके सपोर्ट के लिए हम लिखेंगे
क्योंकि आपकी किताब में इस तरह से लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक आध को लिख देंगे ताकि आपको सपोर्ट मिले हमारे एब्सेंस में भी। इंथैल्पी ऑफ कंबसन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन है ना, कैसे डिफाइन करेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबसन? स्टैंडर्ड और बिना स्टैंडर्ड लिखा हुआ में अंतर तो समझ गया होगा अब तक क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज or absorb when 1 mole of chemical substance completely undergoing combustion known as enthalpy of combustion. When it calculated at STP and a standard state of existence, it's known as standard enthalpy of combustion. है ना? अब देखो तुम लोग को डिफिनीशन बनाना सिखाते हैं, डिफिनीशन बना दोगे अपने ऐसे? अरे यार क्या ही कैसे लिखे थे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ केमिकल सबस्टांस, फॉर्म लिखे तो फॉर्मेशन था, 1 मोल ऑफ केमिकल सबस्टांस अंडरगोइंग कंबशन, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा। फ्रॉम ये सब न लिखना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेटेड एट एसटीपी and all the constituent particles present in standard state of existence, then it known as a standard enthalpy of combustion. The amount of energy released or absorbed when 1 mole of chemical substance undergoing combustion in the presence of sufficient amount of energy, sufficient amount of oxygen known as enthalpy of combustion and at STP and a standard state it known as a standard enthalpy of combustion. जैसे आप मीथेन का जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाले थे ना जलने वाला रिएक्शन में, वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही था। यूनिट क्या होगा? किलोजूल पर मोल या जूल पर मोल। यूनिट लिखेंगे तब जूल पर मोल ही लिखेंगे, दिया रहेगा तुम लोग को सब वैल्यू ज्यादातर किलो जूल पर मोल।
ठीक है, बड़े नहीं हुआ। यहां पर एक और शब्द होता है, तुम लोग जानता भी होगा, कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल से समझेंगे बात। कार्बन प्लस O2, इसमें कार्बन का क्या हुआ, जल गया। कार्बन क्या हुआ, जल गया ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CO2। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो इंथैल्पी ऑफ क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन भी कह सकते हो, या इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंबसन ऑफ कार्बन, क्या क्या कह सकते हो, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कह सकते हो। और ये किसके कितने के बराबर था, अभी तुम लोग जो क्वेश्चन बताए पढ़े थे ना, उसमें ये डेटा दिख रहा था, -393 किलो जूल पर मोल CO2 का डेटा था ना। तो यही इंथैल्पी ऑफ कंबसन हो गया कार्बन का, यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हो गया CO2 का। क्लियर है। एक और बात होता है कैलोरीफिक वैल्यू, याद है, पढ़ा होगा कभी ना कभी। हाँ, तो वो क्या होता था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न्ड। 1 ग्राम सब्सटेंस जलता है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कार्बन 1 मोल जला, यहाँ पे 1 मोल कार्बन जला, 1 मोल कार्बन में कई ग्राम होता है, तो 12 ग्राम कार्बन जला तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो 1 ग्राम कार्बन जलेगा तब कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, 393 बटा 12 किलो जूल पर क्या लिख देंगे, ग्राम। इस वैल्यू को हम कहेंगे CV, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे इसको, है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए फ्यूल अंडरगोइंग कंप्लीटली combustion, when 1 gram of it undergoing complete combustion। लिखो ना रे, 8वां में पढ़े थे तो कदा देखिए कैसे पढ़ा था, ये बड़का पढ़ाकू है, पढ़ना ही था। यही एगो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसमें 8वां में, कैलोरीफिक वैल्यू। एक्चुअली में क्या है ना कि वो डिस्ट्रिक्ट टाउन में स्कूल्स तो CBSE बोर्ड का बहुत सारा खुला है, मास्टर नहीं ना है। और उससे क्या होता है कि 10वां तक, मतलब पहले बिहार बोर्ड से CBSE बोर्ड में लोग इसीलिए आता था कि बेसिक अच्छा हो, नहीं 10 लाख खर्चा हो गार्जियन का, एक पैसा थोड़े बच्चा पे खर्चा है। अरे खराब हो जगह में पढ़ रहा होगा तो 50,000 तो होगा ही, यहाँ पे 1 लाख के करीब में जाता ही है। यहाँ तक कभी कभी 2 लाख में चला जाए, स्कूल से ज़्यादा फीस लाने ले जाने वाला ले लेता है। पहले आदमी साइकिल चला के राजकीय उच्च विद्यालय चले जाता था, पैदल चल जाता था, अब तो कन्वीनियंस है। तो समझ नहीं रहा है, 10 लाख रुपए का घाटा है। कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, एग्जामिनेशन, स्कूल का एग्जामिनेशन से क्या हो रहा है, एक घाटा बताते हैं,
सब सर तो एग्जामिनेशन का फायदा बताते हैं, हम एक घाटा बताते हैं। बच्चा एग्जाम के लिए पढ़ने लगता है, कॉम्पिटेंसी नहीं आती बच्चे में, कॉम्पिटेंसी नहीं आता है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ाई नहीं होता है। अब यदि इसका सबूत भी देंगे, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ाई होता तो आईआईटी एडवांस का रिजल्ट 20% पे नहीं होता। 2024 2025 360 नंबर में 74 मार्क्स कट ऑफ है जनरल बच्चों का। 360 नंबर कितना, 74, क्या परसेंट हुआ, 20% हो जाता है एडवांस। तो बच्चा परीक्षा के लिए पढ़ रहा है कि कॉम्पिटेंट हो गया एग्जामिनेशन दिया है? काहे ऐसे हुआ? तो एक परीक्षा देने का ड्रॉबैक, खाली परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, खाली टेस्ट है इसके लिए पढ़ लिए, उसी दिन तक याद रहा, फिर याद है ही नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं हुए। कॉम्पिटेंट नहीं हुए तो फिर वही, कोरोना में तो 5 नंबर चल गया था जी, मतलब लोएस्ट, वो अभी कहीं ना कहीं मिल जाएगा कैटेगरी में देखने से। तभी एक पोस्ट आने लगा था कि अब तो कुछ आरक्षित वर्ग के लोग खाली आके बैठ जाएंगे, तब ये हो जाएगा कि आप बैठे थे, चलिए आपको आईटी एडवांस वाला कॉलेज में कानपुर ले चलते हैं पढ़ने, है ना। तो एक SC ST कैटेगरी का PWD होता है ना, वो फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप, -19 नंबर में हो गया, उसको नंबर आया नहीं, नंबर लेके गया उसको क्या कहिएगा। तो बैठने के बाद चाय भी पिलाइए, खाली बैठने नहीं है, AIT एडवांस में बैठ गए, चाय पिलाइए, तब जाएंगे कॉलेज पढ़ने, ऐसे भी हुआ है। वही 1-2 साल, मतलब जितना बनाया था उससे ज़्यादा गलती था, तभी ना माइनस में नंबर आया जी, -19 नंबर आया है और वहाँ रैंक एडमिशन दिखा रहा है। तो लड़का कॉम्पिटेंट बन रहा है भाई कि वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, टेस्ट के लिए पढ़ रहा है। तो टेस्ट के लिए पढ़ने से इसी तरह से ये हो जाएगा। और वो 20% वाले को ही सब लोग माला पहना रहे हैं, ढोल भी रोड पे बजा रहे हैं, थार पे घुमा भी देते हैं। तुझे नंबरवा कितना लाए, 20% कट ऑफ है तो 30%, 25%। तो एग्जामिनेशन के लिए नहीं, थोड़ा कॉम्पिटेंसी के लिए पढ़ना चाहिए। हम लोग इतना जो समय देते हैं किसी भी चीज में ना, वो उसके लिए देते हैं कि बच्चे को समझ आएगा, अपने साथ इंसाफ कर पाएगा। नहीं तो अभी से ना इंसाफी तो स्टार्ट है। अब IIT कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज वाले प्रोफेसर सर रोज गरियावेंगे, कुछ ही पढ़ के आ गए तुम लोग। अब वो बच्चा कहता है कि हमारा टॉप रैंक वाला नौकरी काहे नहीं लगा, कैसे लग जाएगा? कंपनियां सब सो गई है कि अभी जो बच्चा आ रहा है इंजीनियर सब ऐसी बेकार है। कहाँ से देख रहा है? तुम्हारा जो +2 में रिजल्ट आया था वो कितना नंबर था, वो वहीं से देख रहा है। उसी में से कुछ सुधरल बच्चा जो वहां पे नंबर अच्छा लाया था, साथ में वो जो 4 सेमेस्टर कॉलेज में पढ़ा उसमें अच्छा करता चला गया, तो उसको खोज के ले रहा है। बाकी सबको ऐसे ही छोड़ रहा है कि भैया जितना अपना स्टाफ है उतने से काम चला लो, अभी जाए दो सबको, जब वहां से अच्छा होने लगेगा तब कुछ अच्छा होगा। ऐसे थोड़े बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, ऐसे थोड़े कहीं इंजीनियर का कब बन के क्या करेंगे, कैसे बन जाएंगे जी? अभी 20% में कॉलेज चले जा रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, ये 8वां वाला बात, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 gram of substance और सब्सटेंस फ्यूल होना चाहिए,
the amount of energy released when 1 gram of substance undergoing complete combustion. Known as calorific value. हाँ, वही 360 नंबर में यदि 300 नंबर लाके कोई 350 नंबर कोई ला देता तो 4 साल उसको इंडिया में पढ़ने न दे, उस पर अमेरिका वाला और जर्मन वाला जापान वाला सब दिमाग लगा कर रखे। ई लड़का तो बड़ा बढ़िया है, इसको तो 4th ईयर तक में हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में ले लेंगे और यहाँ से एमटेक कराएं, उसको ऑफर लेटर स्कॉलरशिप सब आ जाएगा 3rd ईयर में कि 4th ईयर में बॉस्टन यूनिवर्सिटी जाना है कि हार्वर्ड जाना है, ये होने लगता है। और वो भी 2-4 ठो के साथ होता ही, लेकिन नॉर्मल तो भाई एवरेज तो वही है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू का एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ये पर मोल में रहेगा और नीचे उसी के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है। इंथैल्पी ऑफ कंबसन देगा, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है। अब देखो ये भी बता दें क्या, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होता, किसका होता है, कौन से फ्यूल का? हाँ, क्लीन फ्यूल है हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है ना। देन आफ्टर भी कोई आता है मीथेन, अकॉर्डिंग टू कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम गोईठा, हाँ काउ डंग केक, उसको उपलास कहते हैं, सबसे कम उसी का होता था। वहां से उठा करके लोग ब्यूटेन तक पहुंचाए हैं, C4H10, ये घर में एलपीजी सिलेंडर, ये एलपीजी है और ये सीएनजी है। अरे यो सब के फॉर्मूला थे, बिहार बोर्ड में बरामा में आता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एलपीजी, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सीएनजी। बेचारा बोर्ड वाला जानता है कि हमारे बुतरुन सब कितना अच्छा है सीएनजी के फॉर्मूला पूछ के खुश है। एक तो 70 में 35 बनावे का है। तो हमारे कहने का अभी जो तर्क था ना, उसमें तर्क ये था ना कि आप कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश करिए साहब, है ना, क्योंकि आप लोग एक्टिवेट ही नहीं होता है। स्कूल एग्जामिनेशन आप लोग को 10 साल में ऐसा बना दिया कि जब परीक्षा होगा ना बाबू तब पढ़ लेना। तो वो कॉम्पिटेंट नहीं बना रहा था, और हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षा लेते हैं तो ग्रुप नहीं आता है। क्या है, क्योंकि हम लोग क्लास प्रमोट नहीं करते, एकदम मन है तब देंगे, न है तो न देंगे, कैसे ले लेंगे परीक्षा, लिए हैं तो अपने दें। क्वेश्चन, 1 मोल मीथेन undergoing complete combustion to release 890 kilojoule amount of energy. Calculate their calorific value. Calculate their calorific value.
तो ऑनलाइन रहते ये सब सर्च नहीं करता है कभी बच्चा कि क्या हो रहा है दुनिया। एडवांस का रिजल्ट कितना में, जनरली जेई का कट ऑफ क्या, जेई का कट ऑफ कितना परसेंट रहता है, 30%। जनरल का बता रहे हैं 300 नंबर में 90 नंबर, और 90 से कम ही हो जाता है, बढ़ता है ये नहीं। कोरोना के समय में 76-75 नंबर था, 25%। अब बिहार वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाता है 60 नंबर लाने पर, यानी 20%। यानी सोच रहे हैं 75 क्वेश्चन है, बनाए गए वो 20 को, 20 को कहाँ बनाए, 20 ठो बनाइएगा तब तो हो ही जाएगा, 20 का 80 हो जाता है। बिहार वाला में एडमिशन के लिए 15 ठो बनाना है, 75 ठो क्वेश्चन में 15 को क्वेश्चन। तो मोतिहारी और ये सब जो कॉलेज है, ये सब डिस्ट्रिक्ट वाला सब जो एक कॉलेज खुला ना इंजीनियरिंग का, तुम लोग के डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एगो होगा, कितना क्या करें, किलो जूल बाई 16। 1 मोल मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16। देखिए कितना आसान है, 16 × 85 10 96 40 16 3 48 56.3 किलो जूल पर ग्राम। गड़बड़ भागा हो गया, 16 × 85 तो बचा 9, तो फिर 16 × 96 तो 40। क्या हो गया जी, भागा में गड़बड़, बेचारा भागा में दिमाग लगे, तो भागा दे दो, सिखा दें। देखो मोबाइल पे भागा देना सिखा रहे हैं हम, ऐसे पुट कर देना है, ऐसे गेट कर लेना है। ये 55.625 आया है, हम 56 लिख दिए। 100 नहीं आया था, हाँ 90 आया था, 100 नहीं आया था, हम तो 100 ही सोच लिए थे। 55.625, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मीथेन का 55 किलो जूल होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन का 150 के करीब में होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज अभी तक कर नहीं पाए, है ना। लेकिन गडकरी साहब एक गाड़ी चला दिए हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में एक ठो कार लॉन्च करवा दिए, लेकिन अभी हाइड्रोजन गैस का टंकी बना नहीं है, पता नहीं हम देखे नहीं, लेकिन बहुत महंगा कार होगा। लिखा था कि गडकरी साहब आज संसद भवन पहुंचे हाइड्रोजन गैस फ्यूल वाला कार से, है ना। तो अब हाइड्रोजन गैस का भी टंकी लगेगा। हम लोग अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहां पर तो इसी को भरवाने में 1 घंटा लग जा रहा है, यदि गाड़ी इसका है तो 4 घंटा लाइन में खड़ा रहिए तो भरता है। हाँ सब जगह पे सीएनजी मिलता कहाँ है। नाउ द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अभी डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे बचा हुआ है। एक ठो भाई साहब तो अपने पूरे भागल जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। नहीं, गडकरी साहब कितना आगे भाग रहे, रोड पर रोड पर रोड, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, रोड रोड, परिवहन मंत्री हैं, उस वही डेवलपमेंट तो दिखाई देता है। पैसा दीजिए रोड पे चलिए बाबू, न्यूट्रलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं एसिड और बेस जब मिल जाता है ना, एसिड और बेस जब मिल जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना। अब इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 मोल। हाँ एक बात और इंथैल्पी ऑफ कंबशन में लिख देना कहीं पे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा निगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव कभी नहीं होता है। ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज कंबशन में एनर्जी लगेगा कहीं पे जी, एनर्जी रिलीज ही होगा, तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक है ना। यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं लिखने से भी होगा। The amount of energy released when 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल के बराबर, मोल कंसेप्ट में पढ़ाए होंगे, ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजेज विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मोलरिटी के बाद नॉर्मलिटी पढ़ाए थे, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताए हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल के बराबर भी होता है मोनोवैलेंट स्पीशीज में, तो कहीं नंबर ऑफ मोल भी लिखा रहेगा तो गलत नहीं होगा। The amount of energy released when 1 ग्राम equivalent of acid neutralizes with 1 ग्राम equivalent of base to form salt, known as enthalpy of neutralization. At STP, it known as a standard enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। देखो कोई एसिड लिख भी किए ऊपर में, कोई एसिड क्या देता है बाबू, H+ देता है। इसमें 2 बात समझना है अभी, अब बताएंगे नहीं वैसे से कोई कॉपिया काहे रख दिया इसके इधर जी, ये सब कौन बदमाशी करता है, ये सब तो गांव देहात में टुटपुंजिया स्कूल टाइप में करता रहता है। कॉपिया ले लिया सर, देखिए ना सर हमको भोंक रहा है। हाँ ये सब ना बिलो स्टैंडर्ड, चपलवा लेके भाग जाता है नीचे नीचे। हाँ उसको हम लोग संत बोरस स्कूल कहते हैं। कौन स्कूल में पढ़ता था जी, बस तुम संत बोरस छाप का है लग रहा है, वो स्कूल में सब बोरा लेके जाता था, अब बोरा बिछा के बैठता था, तो संत बोरस स्कूल हो जाता है। तो काम एसी में बैठ के करेगा बोरा छाप जैसन, तो कितना खराब बात है। The amount of energy released when 1 ग्राम equivalent of acid neutralizes with 1 ग्राम equivalent of base to form salt, known as enthalpy of neutralization. At STP, it known as a standard enthalpy of neutralization.
एक बात और बताना है यहाँ पे, उसी में ध्यान आपका आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट बनाता है। जैसा आपकी जानते भी होंगे, साल्ट तीन तरह का होता है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। तो यदि दोनों पार्टनर स्ट्रॉन्ग रहा ये, तो साल्ट क्या बनेगा? न्यूट्रल। तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होता है, उसको भी आप जान लीजिए, दैट इज करीब करीब 56.6 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या पर मोल, है ना। ये एसिड H प्लस देता है और OH माइनस, तो एक मोल H प्लस एक मोल OH माइनस से रिएक्शन करेगा कंप्लीट, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा 56.6 या 13.4 किलो कैलोरी भी कहते हैं। कहीं कहीं बुक में 57 भी लिखा होगा, 57 ज्यादा ठीक लग रहा है, काल 56.6 याद रखिएगा। 56.6 ठीक है कि 57 कर दें? ठीक है, 57 कर दो, सीधा बात। ये फिक्स ही है, कहीं पर 56 मिलेगा, 56.6, कहीं 57.1 भी लिखा मिलेगा, 57 किलो जूल पर मोल। देखो, बोलो सर ये फिक्स कैसे हुआ, पूछो ना हमसे कि सर ये फिक्स कैसे हुआ, अलग अलग एसिड अलग अलग बेस रहेगा तब भी यही रहेगा क्या? हाँ यही रहेगा, क्योंकि हमें कौन सा एसिड कौन सा बेस है इससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है कि एक मोल H प्लस आया और एक मोल वो किसी से आया, तो एक मोल वाटर बना, दैट इज दे विल न्यूट्रलाइज। ठीक है, यदि यदि एसिड कोई वीक होगा जो एक मोल H प्लस देने में एनर्जी अपने रिक्वायर करता होगा कि भाई ना हम तो पूरा हाइड्रोजन ना देंगे, वीक एसिड है, CH3COH है, वीक है, तो H प्लस अपने से नहीं देगा, तो उसको भी अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तब ये 57 से कुछ घटेगा, है ना। यदि कोई वीक रहा एसिड या बेस, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस देन 7, that remaining amount of energy used to ionize the weak acid and weak base, है ना। तो आज का पढ़ाई यहीं तक है, इसको लिख देते हैं, सिर्फ लिखना पड़ेगा ना, तुम लोग याद तो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं रखा है आज तक। इफ एसिड और बेस इज वीक, एसिड और बेस इज वीक, then the standard enthalpy of neutralization, a standard enthalpy of neutralization is less than 57 kilojoule per mole, and this amount of energy is required for ionization of weak acid or weak base, and it known as a standard enthalpy of ionization.
बस अब अगले दिन